13,750 कब आई અને ચુકવણી कि आप बंद कर लो अपना। 50। हाँ बस चलो ठीक है, 2 लोग अभी नहीं आए हैं। ठीक है चलो, तो बताओ लास्ट मतलब कल के लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। हाँ तो मैंने सर। बोला था आपको कि सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों को बात करनी है सरफेस रिलेटेड फिनोमिना ऑफ सॉलिड्स की, है ना। सॉलिड के हाँ सर। सरफेस रिलेटेड फिनोमिना की बात करनी थी हम लोग को। और मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर को हम लोगों को 3 पार्ट्स में पढ़ना है। उसमें सबसे पहला पार्ट है एड्सॉर्प्शन, दूसरा है कैटालिसिस, और तीसरा है कोलॉइड्स, जिसके हाँ अंदर सर। हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया था। एड्सॉर्प्शन में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग को ये सिखाया था कि आप एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखो। कुछ 4 पॉइंट मैंने आप लोग को बताए थे, एग्जाम्पल मैंने बताया था। एड्सॉर्प्शन के कुछ 6-7 मैंने एप्लीकेशन आप लोग को बताए थे, तो वो आपने सुना था। और उसके बाद में फिर कुछ हम लोगों ने डेफिनेशंस देखी थी। उसमें सबसे पहला था एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट, फिर उसके बाद में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में डीसॉर्प्शन, फिर उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ सॉर्प्शन, उसमें पॉजिटिव सॉर्प्शन, नेगेटिव सॉर्प्शन, ये सारे हम लोगों ने डेफिनेशंस देखे थे। और उसके बाद में हम लोगों ने कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स देखे थे, जिसके अंदर हम लोग को ये आइडिया आई थी कि जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव होता है, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है। और अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करवाना है तो हम लोग डेल्टा जी भी चाहते हैं कि नेगेटिव ही हो। तो फॉर द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, तीनों के तीन डेल्टा जो थे, डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच, उनकी वैल्यूज जो होती है वो नेगेटिव होती है ना। मैंने आपको बताया था कि ये जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये तीनों क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एड्सॉर्प्शन के लिए तीनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंसेप्चुअल पॉइंट सीखा था, और लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस मैंने आप लोग को दिखाए थे, और वहां पर हम लोगों ने लेक्चर को एंड किया था। ठीक है, आप लोग मुझे याद नहीं दिलाए, वरना मैं आपको पीडीएफ भेज देता। ठीक है ना, किसी एक को याद दिलाना है मेरे को आज के दिन में। तो वो ओके पीडीएफ सर। जो मैं ठीक है सर। दिखाता हूँ सरफेस हाँ सर। केमिस्ट्री का, वो आप लोगों के ग्रुप में मैं भेज दूंगा, तो आप लोग के पास भी नोट्स आ जाए, ताकि आप उसमें से रिवाइज कर सको बेटा, है ना। मैंने आपको बताया था कि थियोरेटिकल चैप्टर है, आपके पास में नोट्स है, और सिर्फ जो मैं पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो। एट द एंड आप उसकी टेस्ट दे दो, तो पूरा साल भर में सिर्फ कभी कभी रिवाइज कर लोगे तो भी चलेगा, आपके 6 मार्क्स इसके अंदर कंफर्म बन जाते हैं बेटा। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। उसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री में नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मतलब इसी में से आएगा बेटा। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने बोला, इतना तो हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज तो सारी सीख ली। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन भी 2 टाइप का होता है। मैं आपको पीडीएफ पे ले जाता हूँ, उससे पहले अपने कुछ और समझते हैं यहाँ पे कि एड्सॉर्प्शन भी 2 टाइप का होता है। एक होता है, याद करने की कोशिश करना बेटा, ये लेक्चर सारे के सारे आपको याद करने हैं। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसको मैं समझाता हूँ, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है आप उसको समझो और उसको याद करके मुझे वापस सुनाओ। ठीक है, ताकि इस तरह से हम लोग जल्दी जल्दी भी और ये चैप्टर को याद भी कर लें साथ में, ठीक है। तो मैं ऐसा कह रहा था कि जो एड्सॉर्प्शन है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, याद करो फटाफट। एड्सॉर्प्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये 2 टाइप के हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ऐसा बोल सकता है कि आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर 2 मार्क के लिए नोट लिखो, आपको ऐसा बोल सकता है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर आप 2 मार्क के लिए नोट लिखो, या सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आज तक बोर्ड में पूछा गया है वो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखो, मतलब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। मैं ट्राई करता हूँ जितने पॉइंट्स मैं आपको समझा सकूं, और उसके बाद में आराम से एक पेज पे मैंने पूरा का पूरा वहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, उसको एक बार रीड कर लेंगे बेटा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, मुझे बोलो कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, एड्सॉर्बेंट, और ठीक है, और बेट। एड्सॉर्बेंट है, बेट। और एड्सॉर्बेट, हाँ ठीक सर। है। एक ही मिनट। ठीक है, मान लो कि ये है एड्सॉर्बेंट, ठीक है, और ये है एड्सॉर्बेट, ये तो पता है। हाँ जब सर। इसका एक्यूमुलेशन इसके ऊपर होगा तो तभी हम लोग कहते हैं कि प्रोसेस का नाम हो गया एड्सॉर्प्शन। ये एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हो गया बेटा। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी है,
इसके बेसिस पर ही एड्सॉर्प्शन के दो टाइप्स होते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, केमिकल से आपको पता चल रहा है कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कुछ केमिकल बॉन्डिंग हो जाती होगी। ठीक है, बॉन्ड्स बन जाते होंगे, तब उसको केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलते होंगे हम लोग। यस हाँ सर। सर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन तब बोलते होंगे सिर्फ आके बैठ गया है लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, उसको हम लोग बोलते हैं वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आके अटैच हुआ है मतलब कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट में है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वांडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। याद है आप लोग को वांडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन? मैंने आप यस लोगों सर। को जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था, गैसियस स्टेट, Yes, उसके sir. अंदर टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में एक लंडन फोर्सेस लास्ट वाला था। हम लोगों ने करी थी, हाँ, तो उसको हाँ मैंने सर। वांडरवाल फोर्सेस भी हम लोग उसको कभी कभी बोल सकते हैं। तो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाना, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन। और सिर्फ माइन्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग वांडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन। हाँ सर। ठीक है, जैसे मान लो कि ये प्लेटिनम का पीस है। प्लेटिनम के पीस को अगर मैं एटमॉस्फेयर में लेके आता हूं तो वो हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर क्या कर लेता है? खींच लेगा, एब्जॉर्ब। मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लेटिनम में हम लोगों ने प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया। ठीक है, ये सब को हम लोगों ने, प्लेटिनम पैलेडियम को हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन में यूज भी किया है ना, हाइड्रोजनेशन। कल मैंने आप लोगों को कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी सिखाया था, तो एरो के ऊपर निकल लिखा था और उसके नीचे हीट का सिंबल लगाया था। तो हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो वो निकल जो है ना, ये निकल एड्सॉर्बेंट है और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आके एड्सॉर्ब हुई है। निकल ने हाइड्रोजन के साथ में कोई बॉन्डिंग नहीं करी है, खाली उसके ऊपर अटैच करके रखा है बाय वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग वांडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कहते हैं। तो वो एग्जांपल हो गया बेटा किसका? फिजिकल एड्सॉर्प्शन का, है ना। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मैंने दिया, मान लो प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस आके एड्सॉर्ब हो गई है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। किसी को पता है केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल क्या होगा? कोई चीज आके अटैच हो और इतना स्ट्रांगली अटैच हो कि निकालना भी उसको मुश्किल पड़ जाए, मतलब केमिकल बॉन्डिंग हुई होगी। कोई भी एक एग्जांपल डे टू डे लाइफ में आप लोग हर रोज देखते हो उसको, केमिकल बॉन्ड्स का सर बन जाता है। हाँ हाँ हाँ। हाइड्रोजन बॉन्ड। आयरन आयरन जब N2 गैस में वो हीटेड होता है तब, मतलब जब आयरन को क्या नाइट्रोजन करना? गैस हीटेड जब N2 गैस में होती है तब नाइट्रोजन गैस में, मतलब ऐसे। नाइट्रोजन गैस में अपने आयरन को हीट करते हैं। नहीं मतलब, अरे मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर पानी और सॉल्ट वाला सर, फॉर आयरन एग्जांपल। का हाँ सब सर, पानी और सॉल्ट वाला। पानी और सर सॉल्ट, वाटर पे ऑयल वाला। हाँ सर भावनाओं को समझो ना मेरी आप। सर सर अपना ऐसा बोल सकते हैं देखो कि समझ लो, उसके बाद भावना की बात करेंगे अपने अभी ऐसे हाँ बोलो। सर भावना। सर पानी सर तो नमक ऐसा- क्या? सर आपने कल बताया था ना वो सर फेरन पानी और नमक, सर पानी में नमक डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी में नमक एब्जॉर्ब हो जाएगा मतलब। सर मैं सर ये कह रहा वाटर के हूँ ऊपर जब ऑयल आयरन डालते हैं नाइट्राइड तो वो अंदर मिक्स नहीं। सर आयरन पानी और नाइट्राइड नमक जब का तो दो सरफेस सॉल्यूशन पे बनता आती है, है वैसे। एब्जॉर्प्शन मैं बोल रहा हूँ यार। कोई एक सॉलिड का सरफेस हो और उसके ऊपर आके कोई चीज चिपक गई हो, है ना, कोई चीज चिपक जाना, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और वो इतनी स्ट्रांग चिपकी हो कि निकालना आपको बहुत तकलीफ हो जाए। सर मैग्नेट और आयरन। सर हाँ? नहीं, क्लॉथ में सर ऑयल आयरन पड़ना। आयरन का क्या बोल रहे थे? आयरन नाइट्राइड सर जब आयरन सर आयरन का रस्ट सर। हाँ, आयरन का रस्ट। हाँ रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल है डे टू डे लाइफ का। हम लोग बोलते थे कोई आयरन का पीस है, इसके ऊपर रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है, वो उसके सरफेस पे ही है। ठीक है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि इसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल हम लोग केमिकल एड्सॉर्प्शन में दे सकते हैं। वो तो आयरन का नाइट्राइड जो बोल रहा था ना, उसकी जगह पे आयरन का ऑक्साइड होता है। ठीक है, अच्छा तो Fe2O3 था ना, वो Fe2O3, तो आयरन का ऑक्साइड बोलते हो, सही था। ठीक है बेटा। यस सर वो गलती नाइट्रोजन से। जो है ना वो कंपैरेटिवली इनर्ट होती है, तो वो जनरली रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर कंडीशंस बनाए तो आयरन का ऑक्साइड बन सकता है और वो उसके ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो सकता है। तो एक एग्जांपल यस ये हो गया। अच्छा, अब एक एक डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं हम लोग। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हम लोग बोल सकते हैं वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सर केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ फोर्सेस। अट्रैक्शन। पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही बोल रहे हैं ना।
ठीक है। अच्छा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हाइड्रोजन गैस आके एड्जॉर्ब हुई और उसको मैंने हीट करके निकाल दिया। तो निकाल सकता हूं मैं हीट करके? हाँ सर, प्लेटिनम के ऊपर से हीट करके निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि निकल का पीस है, हाँ हाइड्रोजन गैस आके एड्जॉर्ब हुई है इसके ऊपर, तो क्या इसे निकालना संभव है, पॉसिबल है? कल ही नहीं। तो पढ़ा था हम लोगों ने, लो हाँ टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन होता है, हाँ, और हाई टेम्परेचर और हाई हाई टेम्परेचर टेम्परेचर पे वो रिमूवल होता है उसका। ठीक है। तो जैसे आप, तो इसलिए तो हम लोग देखो ना, कल ऑयल टू घी में जब कन्वर्जन कर रहे थे तो एरो के ऊपर निकल लिखा था, तो नीचे क्या लिखा था, हीट। हीट हाँ सर। सर। तो हीट की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि आयरन निकल ने हाइड्रोजन गैस को तो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो हाइड्रोजन है वो मेरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड को मिले ताकि वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो, है ना। तो एड्जॉर्प्शन तो हुआ हुआ होता है, मुझे तो डिसॉर्प्शन करवा के रिएक्शन करवानी, जिससे मैंने हीट भी कर लिया था उसके अंदर। समझ में आता है, कंसेप्ट सारे लिंक्ड है। हाँ ठीक है। सर। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस आके एड्जॉर्ब हुई, मैंने उसको डिसॉर्ब कर दिया हीट करके। मतलब ये प्रोसेस कैसी हुई? रिवर्सिबल। सर ये रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। और अगर हाँ ये सर। एड्जॉर्बेट, ये अगर आयरन का ऑक्साइड है और आयरन पे आके चिपक गया है, तो मैं उसको कितना भी हीट कर लूं वो निकलने वाला नहीं है। नहीं नहीं है। है। तो फिर हाँ, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा कलर करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती है इसके हाँ, अंदर। वो कोटिंग तो हम करना लोग बोलते हैं पड़ता कि हाँ, निकाला जा सकता है, लेकिन हाँ सर, निकाला फिजिकल जा सकता एड्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में बात करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होती है, है। और हाँ सर। फिजिकल हाँ सर। एड्जॉर्प्शन जो होती है बेटा वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उसको इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये एड्जॉर्प्शन फिनोमिना इसलिए हुआ था क्योंकि इसका सरफेस टेंशन में था, कल बताया था मैंने आपको, हाँ सर। सर। है ना। हाँ सर। अगर ये सरफेस टेंशन में था और ऊपर से कोई चीज आ गई तो टेंशन कम हुई थी, हाँ सर। तो एनर्जी रिलीज हुई थी, तो प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोला था हमने। हाँ हाँ सर, सर। एक्सोथर्मिक ठीक है। प्रोसेस और एड्जॉर्प्शन। अगर मैं ऐसा कहूं कि कोई आया लेकिन टेम्पररी बेसिस पे आया है, तो टेंशन कम हुई है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। हम्म। लेकिन अगर कोई ऊपर से आ जाए और परमानेंटली आ जाए, केमिकल बॉन्ड बना के अपने साथ में रह जाए, तो हम लोग बोलेंगे टेंशन तो एकदम रिलीफ हो गए हम लोग। तो जब हाँ। रिलीफ ज्यादा मिलता है तो एनर्जी ज्यादा एमिट होती है, हम्म। क्योंकि हमको अगर मुझे मुझे बहुत रिलीफ मिल गया तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। तो मेरी एनर्जी हाँ क्या हो, सर। बहुत ज्यादा डिक्रीज। डिक्रीज। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई तो कहाँ चली गई, सराउंडिंग में। तो वही तो प्रोसेस हाँ। होता है एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में भी एनर्जी रिलीज तो हुई है लेकिन कम। केमिकल एड्जॉर्प्शन में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसके वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। नहीं यार, हाँ सर। हाँ समझ में सर, आया? आ गया। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो 20 से 40 किलो जूल्स के बीच में होती है। याद करो, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो 20 से 40 किलो जूल्स के बीच में होती है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में 80 से लेके 240 किलो जूल्स के बीच में होती है। समझ में आया हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके जहां जहां से मुझे याद आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ, फिर एक बार अपने पीडीएफ पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोग भी याद करो। मैंने बोल दिया रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कम एनर्जी में कितनी तो 20 से 40, ज्यादा एनर्जी में कितनी तो 80 से 80 240। to 40। ठीक है ना, एक में वॉन्डरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है और एक में केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मान लो कि ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम होगा या बढ़ेगा? मान लो कि ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अब क्या होगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम होगा। कम हो जाएगा। कम हो क्योंकि हम जाएगा। लोग सबको पता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये एड्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन में बदल जाता है और ये गैस निकल हाँ जाती है सर। इसमें। बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोल सकते हैं ना, फिजिकल हाँ एड्जॉर्प्शन सर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, बराबर। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो हमें केमिकल बॉन्ड्स बनाने हैं, और केमिकल बॉन्ड्स जब भी बनाने होते हैं तो हम एरो के ऊपर हीट का सिंबल डालते हैं कि नहीं। हाँ सर। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है ना बेटा, केमिकल एड्जॉर्प्शन वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है। आ रहा है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ समझ गया। में आ रहा है। फिजिकल हाँ एड्जॉर्प्शन सर। जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है। अच्छा, आप लोग सोच के बताओ कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा।
अगर मान लो सर कि टेम्परेचर एडजॉर्प्शन है, प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होगा? एग्जांपल सोचना, सर प्लेटिनम टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस हीट आके टेम्परेचर ज्यादा होगी सर। प्रोसेस सर फास्ट होने लगी प्रोसेस। फास्ट होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस है, गैस। अगर मैं प्रेशर ऊपर से ज्यादा डालूंगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस आके एड्सॉर्ब होगी कि नहीं इसके ऊपर? हाँ सर। ठीक है ना? तो मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ता है। आया समझ में? अच्छा, हाँ केमिकल सर। एड्सॉर्प्शन, केमिकल बॉन्ड्स का प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो देयर इज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ केमिकल प्रेशर ऑन केमिकल एड्सॉर्प्शन। हाँ सर। यस सर। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग को एग्जांपल भी दिए मैंने आप लोग को, तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। ठीक है, एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, वो भी बताता हूं मैं। मान लो कि ये हाइड्रोजन गैस है और ये एड्सॉर्बेंट है, ये ऊपर आके एड्सॉर्ब हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा पता है? और एक हाइड्रोजन गैस का लेयर भी आके एड्सॉर्ब हो गया, और एक हाइड्रोजन गैस का लेयर आके एड्सॉर्ब हो गया। इसका मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, अगर ये एड्सॉर्बेंट है तो सिंगल लेयर के ऊपर हाइड्रोजन गैस आके एड्सॉर्ब नहीं होगी, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, इस तरह से। मतलब अगर मान लो कि आयरन का पीस है, मतलब मैग्नेट है ये, एक छोटा सा आयरन मैंने यहाँ पे चिपकाया, फिर उसके ऊपर भी एक आयरन चिपका सकता हूँ, उसके ऊपर भी एक आयरन चिपका सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, कोई बॉन्ड्स नहीं है, बॉन्डिंग नहीं करनी, खाली एक अट्रैक्शन है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? मान सर लो कि जैसे जैसे लेयर बढ़ेगी वैसे जैसे जैसे हम लोग, हाँ, अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये और बात है, लेकिन हम लोग उसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का सिंगल लेयर नहीं होगा, हम लोग बोलते हैं एक हाँ और सर। लेयर होता है, एक और लेयर। मतलब जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ना, वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स में होता है। यस सर। ठीक है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए क्या होगा? केमिकल एड्सॉर्प्शन यूनिमॉलिक्यूलर लेयर में होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो केमिकल बॉन्ड बनाने हैं एड्सॉर्प्शन के, एड्सॉर्बेंट के साथ में। तो एक बार कोई चीज आई और केमिकल बॉन्ड बन गया, अब इसके ऊपर कोई चीज नहीं आ सकती, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बना ही नहीं पाओगे फिर आप। आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। है ना? तो जब केमिकल बॉन्ड बनाना है तो अटैचमेंट जरूरी है, अटैचमेंट जरूरी है, तो वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर कभी नहीं हो सकता, जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर हो सकता है। अच्छा, मेरे ख्याल से तो मैंने 6-7 पॉइंट तो आप लोग को बता ही दिए हैं। कम ये चैप्टर से आता है मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन, और अगर ये आता है तो आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखने हैं। मैंने 6 से ज्यादा ही बताए होंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई एक अपना माइक चालू करे और वो 6 पॉइंट मुझे बताए, सोच सोच के। मैंने भी सोच सोच के बताया, अभी आपने को तो पीडीएफ पढ़ने का बाकी है। मेरे ख्याल से तो मैंने 6 से ज्यादा बता दिए हैं, फिर चेक कर लेते हैं। सर चलो, जो भी है। physical absorption is proportional to temperature and અને हाँ वो नहीं है, थोड़ा inversely ऊपर से proportional। बोलना, जरा लिंक लगा के बोलना, मतलब वो लास्ट वाले तेरे को याद है वही मत बोल दे बस, खाली शुरू से बोल। मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन से लेके फिर इफेक्ट सारे, प्रेशर, टेम्परेचर, सब बताना। शुरुआत से शुरुआत करो। सर फिजिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन जो होता है हाँ हाँ, वो कम फिजिकल होता है, और वो कम होता है, और केमिकल में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, कौन सी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होती है ये तो बोल पहले। the van der Waals forces of attraction। इसमें सर physical केमिकल और chemical फिजिकल में, और केमिकल में बॉन्डिंग होती है। इंटरेक्शन होती chemical में है, chemical bonding होती है। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। हाँ yes। सर। ये बता दिया पहले। फिर दूसरे पॉइंट में ऐसे ही बोल देने का कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, और केमिकल बॉन्ड में, केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग है। है। ऐसी बन गई। यस सर। तीसरा हाँ। बोलो सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा ना बेटा, देखो लिंक ऐसे लगाने का, अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो निकल नहीं पाएगा, तो इरिवर्सिबल हो सर गया। रिवर्सिबल रिवर्सिबल वाला। Reversible। फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल, केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल। ठीक है ना? इस तरह से लिंक लगा के बोलो ना। फिर ऐसे सोचने का, जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती होगी। हाँ ठीक है, तो केमिकल हाँ एड्सॉर्प्शन सर। है आपको 80 से 240, हाँ और फिजिकल और उसमें 20 to 40। 20 से 40। देखो ये सब चीजें लिंक्ड हैं यार। ठीक है, अब लिंक लिखो, लिंक करके एक और पॉइंट मुझे याद आ गया। फिजिकल एड्सॉर्प्शन है तो वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी है तो वो स्टेबल होगा। तो एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल है। कौन सा स्टेबल है? केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन अनस्टेबल है। अनस्टेबल फिजिकल। ठीक है ना? तो ये इस तरह से लिंक लगा के करो। मैंने ये चैप्टर मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया है। ठीक है,
और अभी तक ये साल मैंने कहीं पर भी ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है, फिर भी मुझे सारा कैसे याद रहता है? 1 साल का गैप तो मेरे साथ भी हो गया, लेकिन फिर भी मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैं कोई चीज याद नहीं करता, मैं हर चीज लिंक करता हूँ। बस ये लिंक करना ही आपको आना चाहिए। देखो स्टेबल अनस्टेबल ये भी याद आ गया, 5 पॉइंट तो हो गए। और बोलो चलो। सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, अपने टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे सर, अगर टेम्परेचर अपने इंक्रीज करेंगे तो जो अपना केमिकल वाला है वो ज्यादा होगा और जो फिजिकल वाला है वो कम होगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन कम होगा और फिजिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, ऐसा बोल रहा है? यस सर। सोच ले फिर एक बार, केमिकल sir. एड्सॉर्प्शन क्या होगा? केमिकल वाला ज्यादा होगा, केमिकल वाला ज्यादा होगा और फिजिकल हाँ वही एड्सॉर्प्शन कम होगा। वही बोला होगा, ठीक है। अच्छा, सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन को शॉर्ट में अगर पूरा नहीं बोलना है तो फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वो भी आपको मिलेगा। तो ठीक है, चलो टेम्परेचर का पॉइंट बताया, वो मैंने नोट कर लिया। 6 पॉइंट हो गए। और कोई और 2-3 पॉइंट? प्रेशर हाँ, प्रेशर का बोलो। सर उस पे केमिकल वाले में नेग्लिजिबल रहता है प्रेशर का इफेक्ट, और इस पे ज्यादा रहता है प्रेशर का इफेक्ट। और ये लेयर ये मल्टीमोलिकुलर होता है, फिजिकल वाला वो प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ेगा, ऐसा बोल रहा है ना? सर ये फिजिकल और ये मल्टीमोलिकुलर होता है फिजिकल वाला, और यूनिमोलिकुलर केमिकल वाला। और कोई पॉइंट बेटा? सर मल्टीमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर। एक और बोल दो बस। हाँ, मल्टीमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर। हाँ, फिजिसॉर्प्शन जो है वो मल्टीमोलिकुलर लेयर में होता है, केमिसॉर्प्शन जो है वो यूनिमोलिकुलर लेयर में होता है, ठीक है बेटा। ये भी हो गया। और उसके बाद में एग्जांपल अभी बाकी है अपने। फिजिसॉर्प्शन में प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस का आना, केमिसॉर्प्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट का उसके ऊपर एड्सॉर्ब होना, मतलब हो गया केमिसॉर्प्शन, ठीक है ना बेटा। तो ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे हैं। तो अभी मेरे को लगता है कि मैं बाद में बताऊंगा तो भी चलेगा ना, वो पीडीएफ थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अभी, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, वो बाद में देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन कितने एक्सटेंट में हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ना चाहते हैं। देखो 4 ही होंगे। पहला एड्सॉर्बेट का नेचर, दूसरा एड्सॉर्बेंट का नेचर। 2 चीजें ना, एड्सॉर्बेट का नेचर कैसा है, एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा। इन बातों पे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा ही करेगा, मतलब, ठीक है। और 2 पे और डिपेंड करता है, वो हम लोगों ने अभी पॉइंट ऑफ डिफरेंस में बोल दिया, टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये हम लोगों का 3 मार्क के लिए एकदम वैलिड क्वेश्चन बन जाता है। और उसके अंदर 4 पॉइंट्स अपने को पढ़ने हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, फिर उसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। ये 4 चीजें अपने को पढ़नी है। उसमें सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा है उसके ऊपर, ठीक है, उससे हम लोग बात करते हैं। एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा है। अच्छा, कल की क्लास में ना मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, शायद आपने नोट भी करी होगी और शायद इसका मतलब भी आप सोचे होंगे कभी। देखो, तो पॉन्ड्स प्योर वाइट की जो एडवर्टाइज आती है ना बेटा, पॉन्ड्स प्योर वाइट, हाँ सर, वो कार्बन का वो इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि सबको पता है आप लोगों में से पॉन्ड्स प्योर वाइट क्या होता है, ठीक है। उसके ऊपर लिखा रहता है, देखो एडवर्टाइज में ही लिखा रहता है साइड में छोटे से में, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल, जो बढ़ाई इसकी शक्ति ने, ये सब वो सब बोलते होंगे, ठीक है। अब वहां लिखा होता है एक्टिवेटेड चारकोल, नॉट जस्ट चारकोल। चारकोल तो अपने को पता ही है, लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल, अब चारकोल ये है एड्सॉर्बेंट और उसके आगे वर्ड लगाना एक्टिवेटेड, तो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल आप लोग को पता है, कभी ना कभी देखा होगा जिंदगी में। कौन सा सर मतलब जो अच्छा, एक उसमें मिनट, छोटे छोटे हम लोगों ने कल मास्क बनाया था ना, मास्क बनाया था, मैंने आप लोग को बताया था कि उसके अंदर जो लेयर होती है ना, माइनर्स जो यूज करते हैं, वो एक्टिवेटेड चारकोल की होती है। कल के लेक्चर में शायद आप लोगों ने मेरे मुंह से एक्टिवेटेड चारकोल 2-3 बार सुना होगा, ठीक है। सिर्फ चारकोल मैंने कभी बोला ही नहीं,
हाँ सर। मैंने हमेशा बोला एक्टिवेटेड चारकोल, और क्योंकि अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं और उसमें भी एड्सॉर्बेंट का नेचर, तो वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। अब एक्टिवेटेड का मतलब, हाँ ठीक है, बोलो अब एक्टिवेटेड मतलब सर मतलब वो वो जो चारकोल यूज करते हैं ना, कोई एक जन अपना बोलो, जो- 2-3 लोग ठीक है, साथ में बोलो, मुर्दुआ, समझ जाएगा। कोई भी एक जन बोलो। सर एक्टिवेटेड का मतलब वो एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब वैसा होता है। तो सर चारकोल की छोटे प्रॉपर्टी होती है सर adsorption। सर मैं बोलूं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ऐसे छोटे छोटे सर अपने जो सर चारकोल यूज करते हैं सरफेस ना, एरिया की अभी बात ही नहीं करी, अभी तो बात करने की बाकी है। सर अपने जो चारकोल यूज करते हैं ना, वो डायरेक्ट आता है प्रोसेस बिना के, और ये जो एक्टिवेटेड आता है ना, डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट आता है, मतलब कोलसा जो अपन यूज करते हैं वो डायरेक्ट आता है, लेकिन ये जो एक्टिवेटेड चारकोल ना वो प्रोसेस आता है, तो क्या उसमें ना वो एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होती है। तो कैसे मतलब क्या, कुछ भी? चारकोल सर चारकोल हाई टेम्परेचर पे हाँ सर, ये जब मैंने वो कोलगेट की हाँ गैस के एडवर्टाइजमेंट साथ देखा था। कंबाइन करते हैं, बोल। हाई टेम्परेचर पर गैस के साथ कंबाइन करते हैं उसे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ तो सरफेस एरिया तो मतलब सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है, सरफेस एरिया अगर नहीं बढ़ाया सर, तो वो बहुत दूर की हाई बात कर रहा टेम्परेचर है पे तो कंबाइन सर करते हैं ना बेसिक गैस पूछ के रहे हैं। साथ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, तो वो सर, उसके एक्टिवेटेड अंदर पोर्स होते हैं सर, पोर्स होते हैं। सर क्वेश्चन तो रिपीट ऐसे करोगे? होता है। क्रोशअप बोल। सर क्वेश्चन रिपीट करोगे एक बार? मैं पानी पीने गया था। ले, ये क्या बात हुई? पानी सर पीना प्यास जरूरी लगी है थी। कि चारकोल का समझना जरूरी है? अरे अभी मैं 2 तो मिनट बोल में रहा आ हूँ ही कि गया। अगर ये चारकोल है तो इट शुड बी एक्टिवेटेड चारकोल। व्हाई इट शुड बी एक्टिवेटेड, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल? सर जब वो हाई सर टेम्परेचर अब पे लास्ट आंसर सुनो, कंफ्यूज हो जाएंगे। बोलो बेटा बोलो। हाँ राज, तू बोल रहा है सर बेटा कुछ? सर हाई टेम्परेचर पे जब वो प्रोसेस होता है चारकोल, तब वो हाई एक्टिवेटेड टेम्परेचर पे प्रोसेस्ड होता है, चलो मान लिया। हाई सर टेम्परेचर पे प्रोसेस करने के बाद में उस चारकोल को हम लोग एक्टिवेटेड बोल सकते हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेटेड? एक्टिवेटेड का सर मतलब एक्टिवेटेड चारकोल मतलब जो कोई भी डस्ट पार्टिकल वो एब्जॉर्ब कर लेगा वो मतलब। और एक्टिवेटेड चारकोल्स में वो पोरस होता है, तो उसकी अब्जॉर्बिंग कैसे होता है? ठीक, कैपेसिटी बहुत पावरफुल है। बोल दिया। हो गया। वो हो पोरस गया। का नहीं। सर कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बताओ सर, भूल जाएंगे हम। देखो भाई, ये चारकोल को मैंने बनाया, ठीक है? ये चारकोल मैन्युफैक्चर हो चुका है। इसकी तो नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो जिस कंडीशन में मैन्युफैक्चर हुआ होगा, हाँ उसी एटमॉस्फेयर में जो उसको अमोनिया मिली होगी, सल्फर डाइऑक्साइड मिली होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी, उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया होगा। जब इसका मैन्युफैक्चर हुआ होगा ना, तभी के तभी उसने तो एब्जॉर्प्शन कर लिया होगा ना, वो पूछने तो नहीं आएगा। अभी करना है कि जब आप माइनिंग में जाओगे थोड़ी देर तब बाद आऊँ। फिर अपने से। तो ये जो चारकोल है इसने एब्जॉर्प्शन कर लिया है ऑलरेडी। अब मैंने बोला फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, ये एक लेयर बन चुकी है, सेकंड लेयर बन चुकी है, तीसरी लेयर हमको नहीं दिख रही ना, गैस हमको दिखती नहीं है, शायद पता होगा आप लोग को। ठीक है, इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हुआ है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर में। लेकिन अब मुझे इसको क्या करना है, क्रश करना है, और मेरे को लगाना है इसके अंदर, ताकि मैं इसको पहन के जाऊं और जाके माइनिंग करूं और सोना चांदी उसमें से निकालूं। ठीक है, तो अब मैंने इसको ऐसा ही क्रश किया और इसको मैंने भर दिया मेरे मास्क के अंदर, पहन के चला गया, तो फिर वापस ही नहीं आया। ठीक है, माइनिंग में वो गुफा में ही मैं रह गया, और फिर आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाने कौन आता फिर? ठीक है, कोई तो मैंने बकवास। क्या करा, ये जो चारकोल है ना, इसको मैंने हाई टेम्परेचर पे हीट किया, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होती है, डिसॉर्प्शन बढ़ता है। सर मतलब जो लेयर ऐड हुए हैं वो सब निकल जाएंगे। निकल जाएंगे क्योंकि डिसॉर्प्शन होनी है अब तो, है ना? तो इसको जब मैंने हाई टेम्परेचर पे हीट किया वैक्यूम के अंदर, ये वैक्यूम बहुत जरूरी है, मतलब मान लो कि फिर उस टाइम पे उधर कोई गैस ना रहे कि वापस एड्सॉर्ब हो जाए, तो वैक्यूम के अंदर मैंने इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया, सारी गैसेस के अंदर से निकल गई। अब ये बन गया एक्टिवेटेड, इसका मतलब नई गैसेस को वो अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर सकता है। फिर उसको मैंने क्रश किया। अब क्रश करने का मतलब, क्रश क्यों किया? क्रश करना मतलब मिक्सर ग्राइंडर में इसको मैंने पीस लिया है, और उसके बाद में अब भरने वाला हूं मैंने पोल्यूशन मास्क के अंदर। क्रश करने से फायदा क्या? सर वो पार्टिकल सरफेस छोटा है एरिया तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा दूसरा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगी। सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो मान लो कि ये चिपका हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है, एक सिंगल है ये पूरा का पूरा,
मान लो इसको मैंने तोड़ दिया, 2 पीस में कन्वर्ट कर, सरफेस एरिया बढ़ गई कम हो गई? बड़ी बढ़ गई है, सरफेस एरिया बढ़ गई है बेटा, है ना? सरफेस एरिया कम नहीं हुई है, याद रखना। देखो क्योंकि बाकी एक सरफेस तो अभी भी है, ये इससे जुड़ा हुआ था, तो ये सरफेस और ये सरफेस नहीं था। अब जैसे इसको मैंने इसमें से रिमूव किया तो एक नया सरफेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है और नया सरफेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर मैं ये रिमोट को बीच में से काट दूं तो इसके अंदर इस तरफ एक नया हाँ सरफेस सर। क्रिएट होगा कि नहीं? ठीक है, हाँ सर। किसी चीज को जब क्रश करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ती है, और एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना ही है जो सरफेस पे होती है। तो जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में 2 चीजें। सबसे पहले तो ये पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्यों पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अच्छा, उससे क्या होगा? एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। दूसरी चीज, ये एक्टिवेटेड होना चाहिए। एक्टिवेटेड का मतलब क्या? कि ये फ्री फ्रॉम अदर गैसेस होना चाहिए। ऑलरेडी अगर बहुत सारी गैसेस इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगी तो वो फिर नई गैसेस को एड्सॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये फ्री फ्रॉम अदर गैसेस होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, इसको भी रीड करते हैं बाद में। हाँ सर। अच्छा, बारी आ गई एड्सॉर्बेट के नेचर। एड्सॉर्बेट के नेचर पे भी डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन। एग्जांपल दूं आप लोग को? मैं एग्जांपल देता हूं। माइनिंग करने के लिए मैं गया तो ये पहन के गया था, ठीक है, ये पहन के मैं माइनिंग करने के लिए गया था। तो इसके अंदर 2 गैस, एक ऑक्सीजन एक अमोनिया। एक ऑक्सीजन आई एक अमोनिया आई। ऑक्सीजन और अमोनिया एड्सॉर्बेट है, आके एड्सॉर्ब होने वाली है इसके ऊपर। 2 गैस है, ऑक्सीजन और अमोनिया। ये दोनों जब एक्टिवेटेड चारकोल से टकराई तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या बोला पता है? अमोनिया को मैं रखूंगा, ऑक्सीजन को मैं नहीं रखूंगा। ऑक्सीजन आर पार चली गई, मैं उसको इनहेल कर रहा हूं, इसलिए मैं माइनिंग में जिंदा हूं। हाँ सर। ठीक है, और अगर ऐसा करता ये अगर मेरे को धोखा देता, ये क्या हाँ। करता? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता और अमोनिया को अमोनिया अंदर से जा, तो हाँ। वापस नहीं आता केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आप लोग को। ठीक है, अब सवाल ये है कि ऐसा भेदभाव, अच्छा वाला भेदभाव इसने क्यों किया? तो इसका जवाब ये है कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि क्यों और कैसे? अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ कि ऐसी मतलब? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। यस सर। रिएक्शन में देख नहीं पा रहा हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। नहीं सर, हम समझ में आ रहा है शांति ना? से सुन रहे थे। हाँ सर। हाँ, शांति से सुन रहे हो तो अच्छा है ना? हाँ। चलो, तो कोई बता सकता है कि किस तरह से ये एड्सॉर्बेट के नेचर पे भी एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती होगी? मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, उसको समझाऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। ये चैप्टर बहुत मस्त चैप्टर है, ठीक है? एक बार समझ लिया और उसके बाद में फिर याद कर लेना है, बस एक बार खत्म, फिर जलसे ही जलसे हैं अपने। ठीक है, और याद रखना बेटा, सॉल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, और हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स, इसको आप लोग को कंटिन्यूअसली रिवाइज करता ही रहना पड़ेगा पूरा साल भर बेटा। ठीक है, कौन बोलेगा? आयुषी बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं आपको पहले ही बोली थी स्टार्टिंग में। हाँ हाँ ठीक है, मैं वापस बोल दिया, अब जान ले लेगी तो मेरी। आयुषी बोल तो जरा, एड्सॉर्बेट के नेचर पे एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। करता है कि नहीं करता है? रुको बे रुको। अपना ये बोल, पिनाक बोल, कुछ आइडिया देना चाहोगे? यस सर। अच्छा बोलो। एड्सॉर्बेट के नेचर पे एड्सॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है, और ये नेचर ने बहुत अच्छा किया है, तभी तो माइनिंग पॉसिबल हो पाई है। सर मतलब वो चारकोल को कुछ तो मतलब मिलता होगा ना, मतलब उसके पास जो एड्सॉर्बेट के पास से, मतलब चारकोल को कुछ तो मिलता होगा। मैं उसको तनख्वाह पे रखता हूँ, हर महीने उसको 1,500 रुपया पगार देता हूँ मैं। इसलिए उसको ऐसा किया 150 रुपए में। सर चारकोल को ऑक्सीडाइज नहीं होना है ना?
₹150 की बात बाद में करूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। सर हाँ बोल पिनाक। अरे इतना ये आलिया सर बोल। आलिया बोलती है। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि चारकोल को ऑक्सीडाइज होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो ऑक्सीजन को पास आउट होने देता है। हाँ इंटरेस्ट नहीं है ना, तो इंटरेस्ट तो इंसानों में आता है, वो तो बेचारा क्या है, नॉन लिविंग है। सर मैं यही बोलने वाला था। सर आप ही बता दो। जो अमोनिया को लेता होगा। चलो देखो भाई देखो। सर चारकोल जो है वो अपना रिएक्ट कम करता होगा, मतलब O2 से रिएक्ट नहीं करता होगा तो। ओके, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन है बेटा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन हाँ है। सर, बॉन्ड तो है ही नहीं। बात कर रहा है, किसके साथ रह रहा है आजकल तू? अकेला। ठीक है चलो। हाँ, तो अभी मैं देखो अभी अभी एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, सीरियस से सुनना। देखो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, सुनना अच्छे से, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस शो मोर एड्सॉर्प्शन। जो गैसेस इजीली लिक्विफाइबल होती है वो एड्सॉर्प्शन ज्यादा शो करती है। अब समझना कि ये मैंने क्या बोला। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड। गैस को क्या करना? लिक्विफाई। लिक्विड स्टेट में ऑलरेडी है, उसको लिक्विड स्टेट में लाना, उसी को बोलेंगे लिक्विफिकेशन। अब दो गैस, एक है ऑक्सीजन और एक है अमोनिया, दोनों में इजीली लिक्विफाइबल कौन सी है? सर अमोनिया। अमोनिया है। अमोनिया रूम टेम्परेचर पे भी आप लोग देखो, शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, अपने लैब में इतने बड़े बड़े बॉटल्स रखी हुई है, उसके ऊपर अमोनिया लिखा होगा। अमोनिया देखा है, कभी देखा है आप लोगों ने? हाँ सर वाइट। हम लोग अमोनिया गैसियस स्टेट में होती है, वो तो अमोनिया का सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन वो बहुत इजीली लिक्विफाइबल होती है। अब मान लो कि हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, रूम टेम्परेचर है अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें ये वाली जो गैस है ना वो ऑक्सीजन है, और ये वाली जो गैस है ना वो है अमोनिया, ठीक है। अब दोनों को मुझे लिक्विफाई करना है, तो मैंने टेम्परेचर को कम करना शुरू किया, नीचे 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 जाते गया, ये पहुंच गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर धीरे 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 करके और नीचे गया, तो इसके अंदर से जो ये अमोनिया है ना ये हो गई लिक्विफाई, ठीक है। ऑक्सीजन को और कम करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया, और हम लोग एक टेम्परेचर पे पहुंचे जब वो लिक्विफिकेशन हो गया उसका। तो इसका मतलब अमोनिया जल्दी लिक्विफाई हुई, ऑक्सीजन को लिक्विफिकेशन में बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ा, तो इसका मतलब दोनों में से लिक्विफिकेशन इजी किसका है? अमोनिया। जिस पॉइंट पे लिक्विफिकेशन हुआ है उसको मैं क्रिटिकल टेम्परेचर बोलता हूं कि नहीं? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम को हम लोगों ने पढ़ा था गैसियस स्टेट में, पता है ना, याद है बेटा, है ना? तो क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का ज्यादा है, ज्यादा ही है ना ये? हाँ सर ज्यादा कम करना शुरू किया, 0 पे पहुंचे, मान लो कि -15, और ये हो गया धीरे धीरे कम करके -200, तो ज्यादा कौन सा हुआ? अमोनिया का हुआ। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसका लिक्विफिकेशन इजी। बोलो भाई बोलो जल्दी जल्दी। हाँ सर। है ना, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन इजी, और जिसका लिक्विफिकेशन इजी उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा। ये पॉइंट में लिखा है। यस सर। अभी आपको ये नहीं समझ में आया कि क्यों ऐसा सर, लिक्विफिकेशन ज्यादा होने से ऐसा क्या हो गया? अभी तो खाली आप दो को रिलेट करो। पहले तो जब हम लोगों ने टेम्परेचर कम करना शुरू किया तो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा था, जल्दी लिक्विफाई हो गई। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम था, लेट लिक्विफाई हुई। तो दोनों में से लिक्विफिकेशन इजी निकला अमोनिया का, और जिसका लिक्विफिकेशन इजी होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है और उसका एड्सॉर्प्शन पावरफुल होता है। तो आप लोगों को कंपेयर करने तो आ गया। अब मान लो कि मैंने 3 गैसेस आपको दी है, 3 गैसेस में एक का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है, दूसरे का भी दिया है और तीसरे का भी दिया है। एक का क्रिटिकल टेम्परेचर है 0, एक का है -1 और एक का है -2। और मैं आपसे पूछूं कि किसका एड्सॉर्प्शन पावरफुल होगा? सर 0 जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका लिक्विफिकेशन इजी, उसका एड्सॉर्प्शन पावरफुल।
ठीक है, तो आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो क्रैक करना सीख लिया। तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो यार कोई एक जन। ठीक है, यस सर, जिसको नहीं समझ आया। में आया वो जरा एक बार पूछ लो मेरे से। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो जल्दी लिक्विफाई होता है, उसका लिक्विफिकेशन इजी होता है, और जिसका लिक्विफिकेशन इजी होता है ना वो उसका एडजॉर्ब एडजॉर्प्शन ज्यादा ज्यादा होता होता है। अब ये क्यों मैंने ये आपको नहीं बताया अभी तक, जिसका लिक्विफिकेशन इजी उसका सर एडजॉर्प्शन ज्यादा क्यों, वो तो मैं समझाता हूँ। आप लोग पहले टेक्निकली सोच लो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 3 गैसेस दी हैं और तीनों के क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए हैं, जिसका आपको ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर दिखाई देगा उसका लिक्विफिकेशन इजी होगा, दैट्स इट। ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, है। ओके सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस को जरा समझो। देखो ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक काम करो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, गैसियस स्टेट में है अभी, तो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं? एक हाँ यहाँ पे सर, जा रहा है, रैंडम एक यहाँ चल पे रहा जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, ऐसा सब कुछ हो रहा है। ठीक है, लिक्विफिकेशन आसान है। टेम्परेचर को कम करना शुरू किया, टेम्परेचर को कम करना शुरू किया तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल है। रैंडमनेस कम हुई। ये पास आ गए और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। गैस से लिक्विड स्टेट में जाना का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होना यस सर। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना। तो दो मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे थे, और अभी तो मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया, लिक्विफिकेशन इसका इजी था, पास आ गए और लिक्विड स्टेट अपीयर हो गया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? यस सर। दो अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होती है, आपस में पास आने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इनका लिक्विफिकेशन इजी होता है। आ रहा है? यस सर। यस सर। लिक्विफिकेशन का Yes, मतलब sir. है पास आना। अच्छा अब बोलो एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? ये एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन करवाना है, इसका मतलब क्या? एडजॉर्बेट उसके ऊपर लाना है। पास में ही तो लाना है। हाँ सर। तो एड्सॉर्प्शन में Yes, भी sir. मॉलिक्यूल को पास आना होता है और लिक्विफिकेशन में भी मॉलिक्यूल को पास आना मॉलिक्यूल को होता है। पास आना होता है। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के पैरेलल चलती है। हाँ हाँ सर। जिसका लिक्विफिकेशन इजी होगा उसमें पास आने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और जिसमें पास आने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसका एड्सॉर्प्शन पावरफुल होता है। यस सर। क्या मैंने समझा दिया आप लोग को? Yes, sir. हाँ सर। Easily liquefiable gases will show more adsorption. Easily liquefiable gases will show more adsorption. ठीक है, और वो आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किस तरह से क्रैक करेंगे? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उसका लिक्विफिकेशन पावर ज्यादा, उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा। उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा। क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, वही एड्सॉर्प्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। डायरेक्टली आप बोल दो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा। ठीक है, तो अगर आपने क्रिटिकल टेम्परेचर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो वही एड्सॉर्प्शन की डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4 गैस दे दे, 10 गैस दे दे और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आपको पता है तो आप इजीली बता लोगे। अच्छा अमोनिया और ऑक्सीजन में अगर आपको क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं भी दिया हो तो भी आप बोलोगे कि अमोनिया का जो लिक्विफिकेशन है वो इजी होगा, एड्सॉर्प्शन इजी होगा। क्यों ऐसा, कैसे पता चला? मान लो कि मैंने आपको अमोनिया का क्वेश्चन में क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दिया है, ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दिया है, फिर भी आप जज कर सकते हो कभी कभी। वो कैसे करोगे बेटा? सोच सकते हो जरा, है ना? मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं बेटा, बस और कुछ नहीं है। वरना तो मैं बोल के आगे निकल गया होता, आधा चैप्टर आज खत्म होने वाला होता। सोचो जरा ऐसा क्यों? एवरीवेयर देयर इज केमिस्ट्री और एवरीवेयर देयर इज द यूज ऑफ बेसिक्स। अमोनिया है और ऑक्सीजन है, मैं बोलूंगा कि अमोनिया का जो है ना वो एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा होता है, बस बिना उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को देखे। क्रिटिकल टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया ही नहीं, सर इंटरमॉलिक्यूलर। फिर भी कैसे? कैसे निकाला बोलो बेटा? बोलो भाई। यस सर। आज पंकज एब्सेंट है क्या? हाँ आया था सर, आया था चला गया। एब्सेंट सर और अब्दुल है सर। अब्दुल एब्सेंट है हाँ आज, सर। आया ही नहीं है शुरू से। हाँ सर। ठीक है।
लास्ट ईयर जब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग सिखाया था तो केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक था बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस सर। यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक अमोनिया में NH बॉन्ड होता है, दूसरे अमोनिया में NH बॉन्ड होता है, N पार्शियल नेगेटिव चार्ज का होता है, H पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का होता है, और हम लोग बोलेंगे इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना? पता है कि नहीं यार? NH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। N एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एक अमोनिया का N और दूसरे अमोनिया का H आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं कि नहीं? ये सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रांग होती है सबसे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ओनली। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। तो अमोनिया और अमोनिया के बीच में इंटरेक्शन है, तभी तो वो पास आ रहे हैं। हाँ सर समझ आया। और जितना जल्दी पास आएंगे उतना लिक्विफिकेशन इजी होगा, उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी फोर्स बताई थी मैंने आप लोग को? O2 का पूरा बना के मैंने आप लोग को दिखाया था स्टेट्स ऑफ मैटर में। उसमें हम लोगों ने लंदन फोर्स पढ़ा था बेटा, जिसको हम लोगों ने लंदन फोर्स पढ़ा था। इसका एक और नाम कह सकते हैं वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। वो सबसे पुअर होती है। तो O2 और O2 के बीच में इंटरेक्शन सबसे पुअर है। अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जिसकी इंटरेक्शन पावर ज्यादा है उसका लिक्विफिकेशन इजी ही होगा, क्योंकि पास ही तो आना है। और एक आपस में अगर एक दूसरे को अगर हम बुलाएंगे तो क्या दिक्कत है? मैं अगर किसी को धक्का मार रहा हूँ, वो मेरे को धक्का मार रहा, हम पास ही नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर वो भी मुझे बुला रहा है और मैं भी उसको बुला रहा हूँ तो पास आ जाएंगे हम। और इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग उतना लिक्विफिकेशन इजी, उतना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उतना एड्सॉर्प्शन पावरफुल। यस सर। मैंने नहीं समझा। हाँ सर आ गया, समझ आया। अब बोलो अमोनिया और N2 में कनेक्शन करना है तो सर अमोनिया ही रहेगा। अमोनिया उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, N2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस सर। कैसे पता चला N2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग? पहली बात तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो और डायपोल इंटरेक्शन भी नहीं है, दोनों नाइट्रोजन है। तो कौन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का होगा, कौन पार्शियल नेगेटिव चार्ज का? मतलब दोनों नेगेटिव। डायपोल इंटरेक्शन भी नहीं हो सकता। आगे समझ में आया थोड़ा थोड़ा, है ना? तो देखो जो नेचर है ना, नेचर हमारा जो भगवान है, नेचर है, उसने ये सब चीजों कितना अच्छे से डिजाइन करी है कि एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाल देता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डालने से उसका लिक्विफिकेशन क्या हो जाएगा? इजी, एड्सॉर्प्शन पावरफुल हो जाएगा। लोग मास्क पहनेंगे, माइनिंग एड्सॉर्ब हो जाएगी, ऑक्सीजन वो इनहेल कर पाएंगे, आराम से माइनिंग करेंगे और पढ़ा पाएंगे सर। मैंने आप लोगों को बताया H2O और H2S, पानी और H2S। H2O जो है वो रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, इसलिए तो पी पा रहे हैं। और H2S ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर है, फिर भी H2S गैसियस स्टेट में होती है, गैसियस फॉर्म में। जबकि दोनों का नेचर सेम है, H2O और H2S। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एक ही ग्रुप के मेंबर है, फिर भी नेचर में इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि भगवान ने ऑक्सीजन को क्या बना दिया? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया मतलब रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। और H2S हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में। ठीक है, अगर ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता तो ये जो अपना पानी है वो अर्थ में कभी एग्जिस्ट करता नहीं। और अर्थ में अगर पानी एग्जिस्ट नहीं करता तो लाइफ एग्जिस्ट करती क्या? नहीं है ना? तो देखो ये सब इम्पॉसिबल नेचुरल चीजें हैं, लॉजिकल चीजें हैं। जितना आप सोचो उतना आप ज्यादा प्रोग्रेस करोगे इस सब्जेक्ट में या कोई भी साइंस के सब्जेक्ट। जितना सोच सकते हैं उतना सोचो बेटा, उतना लॉजिकल माइंड लगाओ, है ना? ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन यही सब आपको जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे तो ये लॉजिकल क्वेश्चन ही आप लोगों को इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको लाइफ के साथ में साइंस को रिलेट करने आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जो होती है वो एड्सॉर्प्शन ज्यादा शो करती है। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर पे आप बता चुके हो मुझे, ठीक है ना? कोई बताएगा फिजिसॉर्प्शन और टेम्परेचर का क्या कनेक्शन है? सर इनवर्स की प्रोपोर्शन और टेम्परेचर का इनवर्स की प्रोपोर्शन। हाँ, इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट बोल तो समझ जाएंगे। अब इनवर्स वेरिएशन, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ये गैस निकल जाएगी, मतलब एड्सॉर्प्शन कम होगा। अच्छा, केमिकल एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर क्या रिलेशन है? प्रोपोर्शनल।
सर जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना एडजॉर्प्शन बढ़ेगा केमिकल वाला, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोग ये याद रखो बेटा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते ही गए तो एक पॉइंट के बाद में उसको बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलने लग जाएगी, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा। शुरू में टेम्परेचर के बढ़ाने से हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर आप बढ़ाते ही गए तो फिर आप बॉन्ड टूटने भी लग जाएंगे। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, पहले हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन एक पीक अचीव करने के बाद में अब टेम्परेचर बढ़ाया तो अब बॉन्ड टूटने लग गए, तो एडसॉर्प्शन कम हो गया, नीचे की तरफ जाने लग गया। समझ में आ गया? तो फिजिसॉर्प्शन और टेम्परेचर का इनवर्स वेरिएशन होता है, और केमिसॉर्प्शन के साथ में टेम्परेचर का डायरेक्ट वेरिएशन होता है। टेम्परेचर पे इंक्रीज करने पर फिर वो नीचे की तरफ चला जाता है। अच्छा, प्रेशर का सर फिजिसॉर्प्शन सर नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है केमिकल वाला केमिसॉर्प्शन पे। फिजिसॉर्प्शन पे सर इफेक्ट रहता है, तो लेयर पे हाँ रहता है डायरेक्ट। प्रेशर को बढ़ाओगे उतना हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर ज्यादा आके एब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो फिजिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और केमिसॉर्प्शन जो होता है ना वो उसके ऊपर नेग्लिजिबल वंडरबल फोर्स। प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट केमिकल बॉन्ड्स के बनने में तो नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम लोग x/m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम लोग x/m से रिप्रेजेंट करते हैं। x क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट जो एड्सॉर्ब होने वाला है, और m क्या है, जितने मास पे वो एड्सॉर्बेंट के मास पे वो एड्सॉर्ब हुआ है, x/m। ठीक है, पीडीएफ देखने से पहले ये सब चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। x/m, x का मतलब है एड्सॉर्बेट का कितना अमाउंट एड्सॉर्ब हुआ, डिवाइड बाय m पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर ये एक यूनिट मास है, ये 1 kg का मास है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितनी गैस आके एड्सॉर्ब हुई, x/m। ठीक है, उसी को तो बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। x/m की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, x/m की वैल्यू जितनी कम होगी उतना एड्सॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, आया थोड़ा समझ में आ गया है ना, समझ में आ रहा है? कुछ बोलना है किसी को? नो सर। ठीक है, तो चलो मैं अभी आपको पीडीएफ बताता हूँ। तो आज इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया अब तक, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन 3 मार्क के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ, स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखना अभी दिखता है क्या। ठीक है बेटा, फटाफट रीड करो जरा, मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई पॉइंट छूटा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई छूट गया तो मुझे बताना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हाँ बोलो बेटा, ये दिख रहा क्या? हो सकता है। हाँ सर, रोटेट हो सकता है। पूरा एक साथ में नहीं दिखेगा, आप लोग ये 4 पॉइंट रीड करो, फिर उसके बाद मैं नीचे करता हूँ, है ना। पढ़ लिया? हाँ सर, नीचे पहला है वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा चुका। केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, कितनी वैल्यू है बॉन्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी की, 20 से 40, 80 से 240। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रांग है। रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी और 2 पॉइंट पढ़ो फिर बेटा। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर है, यूनिमॉलिक्यूलर, पता चल रहा है ना बेटा, सब पढ़ लिया मैंने, हम लोगों ने सब पढ़ा दिया मैंने आपको, इनफैक्ट याद भी हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा। फिजिसॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा टेम्परेचर के, केमिसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। बराबर बोला मैंने? हाँ सर। फिजिसॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, तो लेकिन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन केमिसॉर्प्शन। देखो एग्जांपल भी दिया है, एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम निकल और रस्टिंग ऑफ आयरन। देखा बेटा, ये एक पूरा का पूरा एक पेज भर के ये आपका बन जाएगा। तो ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है बेटा, और बोर्ड में कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है,
तो अब हम चेंज हाँ करते सर। हैं इसको। अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को x बाय एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और x का मतलब है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, और m का मतलब है यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, जो मैंने आपको समझाया अभी। सबसे पहला लिखा है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। उसमें क्या लिखा है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा एड्सॉर्बेंट का, मोर द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये बताया आप लोगों ने, है ना। इसलिए तो हम लोगों ने बोला कि फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में अगर एड्सॉर्बेंट है तो वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन शो करेगा। आगे लिखा है कि एड्सॉर्बेंट शुड बी एक्टिवेटेड, है ना। एक्टिवेटेड का मतलब भी मैंने आपको बताया कि फ्री फ्रॉम अदर गैसेस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए फिर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट के नेचर पे डिपेंड करता है। देखो इसमें भी मैंने ये समझाया कि आप लोग को कि इजीली लिक्विफाइबल जो गैसेस होती है वो ज़्यादा एड्सॉर्प्शन शो करती है। और कैसे पता चलेगा, आप कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे बेटा। यहाँ पे लिखा है मोर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा होगा एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट उतना ही ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है। अब देख लो जरा ये टेम्परेचर का इफेक्ट x बाय एम वर्सेस टेम्परेचर। फिजिक्स ऑप्शन के केस में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और आप देख सकते हो ये ग्राफ डिक्रीजिंग आ रहा है ना बेटा। यही तो बताया था कि x बाय एम, है ना। फिजिक्स ऑप्शन के केस में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होता है, तो वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। और केमिस्ट ऑप्शन में मैंने बताया कि नहीं आप लोग को कि सबसे पहले टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, और एक पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद में अगर आपने और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिर उसके बाद में एड्सॉर्प्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, वो ब्रेक ग्राफ होने लगेंगे सब। आना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया। बढ़ जाऊँ हाँ आगे, बढ़ सर। जाऊँ, ओके सर। है ना। प्रेशर हाँ का सर। देखिए क्या। अच्छा, प्रेशर में सबसे पहले आप लोग बोलो कि केमिस्ट ऑप्शन का ग्राफ बनाना चाहिए क्या। केमिस्ट ऑप्शन का ग्राफ ही नहीं बनेगा क्योंकि देयर इज नेग्लिजिबल इफेक्ट सर ऑफ नेक्स्ट प्रेशर केमिस्ट हाँ ऑप्शन। सर, प्रेशर का इफेक्ट नहीं है सर। ये जो ग्राफ आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है वो फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ है, और x बाय एम वर्सेस t का जो ग्राफ है, देखा देखा आपने किस तरह से आ रहा है वो, एक हाँ सर। कर्व बना हुआ है आपके सामने ऐसे, ठीक है। एक ही मिनट, देखा इस तरीके का ये बना कर्व, ऐसा कर्व बन रहा है, ठीक है। लॉजिकल है बेटा कि कर्व ऐसा नहीं बनेगा कभी भी, कर्व ऐसा नहीं बनेगा, है ना। कर्व ऐसा क्यों नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने पर x बाय एम इनफाइनाइट चला गया। ये इनफाइनाइट ऊपर जाने का मतलब इनफाइनाइट होता है बेटा, है ना। ऐसा कभी नहीं होता। तो जो कर्व है उसका नेचर आप लोग देख लो, कभी भी आप ऐसा नहीं बनाओगे, आप हमेशा कर्व बनाओगे बेटा ऐसा, ठीक है। तो ये x बाय एम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। अब जरा है ना एक डेरिवेशन अपने को करना है, वो जरा ध्यान से देखना। देखो इतने पॉइंट तक, देखिए यहाँ पे मैंने लाइन बना के शो भी किया, इतने पॉइंट तक, इतने पॉइंट तक क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरी x बाय एम की वैल्यू है वो टेम्परेचर, प्रेशर लिखना चाहिए ना बेटा यहाँ पे, यस सर, वही है। प्रेशर ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। x बाय एम जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना इतना ये वाला हाँ पॉइंट सर। बेटा, ये वाला पॉइंट, सिर्फ ये वाला पॉइंट, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं बेटा, देखो ऐसी लाइन आ रही है, हाँ सर। यस सर। लाइन बनाई है हम लोगों ने ऐसी, एक बेटा ऐसी, देखो ये वापस बनाता हूँ ऐसे। तो ये देखो ये हाँ बेटा सर। स्ट्रेट लाइन है ये। तो यहाँ पर ये स्टेज पर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि x बाय एम जो है ना वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा ये पॉइंट देखो, फिर आगे ये वाला पॉइंट। अब आप लोग प्रेशर को कितना भी इंक्रीज कर लो, x बाय एम ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट हो गया बेटा। तो इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि ये वाले पॉइंट पर जो x बाय एम है ना वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये नहीं है प्रेशर, नहीं प्रेशर है ये, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब प्रेशर रेज टू क्या हो गया बेटा, जीरो। एनीथिंग रेज टू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ये आपको पता था। 1। नहीं डिपेंड करना मतलब पी रेज टू जीरो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना मतलब पी रेज टू वन ही तो हुआ। हाँ समझ सर। में आई, दो पॉइंट मैंने हाँ डिस्कस सर। किया आप लोगों से, एक ये वाला और एक ये वाला। यहां पर मैंने बोला कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू वन। पी रेज टू वन का मतलब p ही होता है, मैंने वन जानबूझ के शो किया है। ये जो पार्ट है उसमें x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू जीरो होगा बेटा,
हाँ यस सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फिर यहां से लेके यहां तक, ये वाले पॉइंट तक, यहां से लेके ये वाले पॉइंट तक, अब उसमें x बाय एम की वैल्यू क्या होगी? p तो आएगा। अगर यहां होते तो 1 आता p रेस टू, यहां होते तो 0 आता, तो बीच में पूरी जगह पे 1 बाय n आएगा कि नहीं बेटा? 1 बाय n का मतलब होता है कोई डेसिमल, डेसिमल में है बेटा, 1 और 0 के बीच में n की वैल्यू आप 2 पुट करो, सर 0.5। 0.5 आ जाएगा बेटा, है ना, 1 और 0 के बीच में। n की वैल्यू आप 4 पुट करो, 0.25। 0.25, फिर से वो 1 और 0 के बीच में है ना। तो यहाँ पे वो 0 है, यहाँ पे वो अगर 1 है, तो बीच में तो 1 बाय n ही होगा ना बेटा। हाँ सर, x 0 और 1 के बीच हाँ में सर। 1/n। इक्वल टू p रेस टू n होगा बेटा, बराबर, समझ में आ गया? x हाँ बाय सर। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेस टू n। तो यही मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है ये 3 में। देखो, x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p रेस टू 1, x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p रेस टू 0, इसलिए x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू बीच के एरिया में p रेस टू 1 बाय n। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूंगा तो क्या इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा? हाँ सर, कोई कॉन्स्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर दिया, इज इक्वल टू के लगा दिया, तो x बाय एम इज इक्वल टू के पी रेस टू 1 बाय n। हाँ सर। चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूँ, ये इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग अप्लाई करता हूँ। चलो ठीक है, तो बताओ लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? सर लॉग log आएगा, x माइनस log m। रुको ना, x बाय एम ही रखना है इसको, लॉग x बाय एम इज इक्वल टू 1/n नीचे। ये, और क्योंकि k और p के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, लॉग लगाने से वो प्लस बन जाएगा, और ये बेटा हो जाएगा लॉग ऑफ p रेस टू 1 बाय n। बोलो समझ में आ गया आपको? नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ सर, ये तो पता है, log का रूल है ना, लॉग का रूल है, मल्टीप्लीकेशन प्लस में कन्वर्ट हो गया और बाकी पूरा का पूरा एज इट इज रहा बेटा, है ना। तो ये एक इक्वेशन बन गई, है ना। अब देखो, ये जो x बाय एम है वो लॉग ऑफ x बाय एम बन गया, k है लॉग k बन गया। ये इसको मैंने क्या लिखा था बेटा? लॉग ऑफ p रेस टू 1 बाय n। पावर नीचे आ पावर जाती है है log में। वो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं उसको, तो 1 बाय n और लॉग p बन गया। अरे आया कि नहीं? ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, ये जो है ना, इसको मैं कंसिडर करूं y, इसको मैं अगर कंसिडर करूं x, तो इसके साथ में जो है वो बन जाएगा m, और log k बन गया c। तो ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन के साथ में। यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस पर मुझे log ऑफ x बाय m को प्लॉट करना चाहिए था, x एक्सिस पर log p को मैंने प्लॉट कर लिया, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए यहाँ पे ऐसी, ठीक है। और y एक्सिस को जहां पे कट कर रही होगी वो बन गया y इंटरसेप्ट, और वो क्या है बेटा? log के, और जो m है बेटा वो 1 बाय n है, मतलब वो हो गया बेटा स्लोप, m इज इक्वल टू 1 बाय n। देख लो एक बार, समझ में आया? हाँ सर, यस सर। है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब ये पूरा का पूरा जो काम किया है हमने, उसमें टेम्परेचर हमेशा क्या रहा? कांस्टेंट, है ना। प्रेशर को चेंज किया था तो टेम्परेचर को क्या रखा था हमने? कांस्टेंट। कांस्टेंट रखा था। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, आइसोथर्म। पढ़ रहे हैं हम लोग एड्सॉर्प्शन, और ये जो काम किया था वो किया था फ्रेंडलिश ने। तो इस पूरे के पूरे फिनोमिना को फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से हम लोग याद करेंगे। आया समझ में? आया थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। है ना। Yes. एक बार फिर देख लो, x बाय एम प्रेशर रेस टू 1 के प्रोपोर्शनल है, x बाय एम प्रेशर रेस टू 0 के प्रोपोर्शनल है, इसलिए x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू p रेस टू 1 बाय n, मतलब दोनों के बीच की वैल्यू। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब रिमूव किया तो इज इक्वल टू कांस्टेंट आया, x बाय एम इज इक्वल टू k p रेस टू 1 बाय n। सब लॉग अप्लाई किया तो लॉग ऑफ x बाय एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 बाय n लॉग p। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में हमने कंपेयर किया और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बता दिया कि y इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, और इसी आइसोथर्म को हम लोग कहते हैं फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आगे बेटा समझ में आ गया आपको? है ना। हाँ
ठीक है। और यही इक्वेशन जो लिखी हुई ना x by m इज इक्वल टू kp रेज टू 1 by n, ये लिखी हुई है गैस फेज के लिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर गैसियस फेज। गैस में हम लोग को काम होता है प्रेशर का। मान लो कि अगर वो होता सॉल्यूशन फेज, तो वही इक्वेशन को आप चेंज कर देते, प्रेशर की जगह पे बेटा क्या लिख देते, सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, है ना। तो आप लोगों ने बोला था कि सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों को 3 पार्ट्स को डिस्कस करना है। उसमें से सबसे पहला पार्ट था एडजॉर्प्शन, वो यहाँ पर होता है एंड अपना। अब अपने को स्टार्ट करना है कैटालिसिस, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और हाँ सर आ गया। क्वेश्चंस हैं बेटा जो आप लोगों को याद कर लेने हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में PDF शेयर कर लूंगा, तो आप लोग को पढ़ लेना है बेटा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग इसमें से पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की डिफरेंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कंसेप्चुअल पॉइंट्स डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच के बारे में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशंस में पहली डेफिनेशन है एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिर उसके बाद में डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन, पॉजिटिव सॉर्प्शन और नेगेटिव सॉर्प्शन। ये डेफिनेशंस आप लोग याद कर लें। उसके बाद में आप लोग को पढ़ना है सारे वो तो बता दिए मैंने, एप्लीकेशंस को तो मैंने बता दिया। उसके बाद में आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन देखा, वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में आप लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में ये 4 फैक्टर्स आपको डिटेल में पढ़ लेना है। और x by m और प्रेशर में है, उसमें आपको एक डेरिवेशन करना है जिसका नाम है फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और यहाँ पे अपना एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। तो गिने चुने 6-7 क्वेश्चन है इसके अंदर, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लो। एक घंटा बैठोगे ना तो आपको बहुत पक्का याद हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, और कैटालिसिस से हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, जिसको कोई डाउट वगैरह नहीं है वो जा सकता है, जिसको डाउट हो रुको बेटा, है ना। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर ओके बाय। बाय बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ बाय हाँ, सर। बाय। हाँ बोलो। सर वो आया ना सर कल की वो एग्जाम है, वो अपने ये तो वाच बाकी है तो આપણે एग्जाम करता है। ये 1 मिनट रिकॉर्ड हो रहा है ये सब यार, रुको। कुछ डाउट से रिलेटेड बात हो तो फिर बाद में फिर बात करते हैं इसको। नहीं सर, वो जो एग्जाम वाला मैंने जो पहले डिस्कस किया था ना, वही है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो मैंने बोला ना, आप लोग को समझा तो दिया मैंने, तो उसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लेनी भी रहेगी ना कंपलसरी, तो हम चैप्टर कौन सा रखेंगे, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रख देंगे सॉलिड स्टेट की जगह पे। और मैंने आपको बताया कि सॉलिड स्टेट मैंने इसलिए अभी तक नहीं पढ़ाया है कि वो 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, उसमें आप लोगों को पूरी क्लासरूम को एक क्यूब कंसीडर करके आपको समझाना पड़ेगा मुझे, तो ये ऑनलाइन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं ही होगा तो बाद में मैं कैसे भी करके मैनेज करके पढ़ाऊंगा, वरना जब ऑफलाइन क्लासेस आपके शुरू हो जाएंगे तब मैं चाहता हूँ सब प्रोजेक्टर में पढ़ेंगे। हाँ ओके सर, प्रोजेक्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में वही एनिमेशंस पे पढ़ाना पड़ेगा, है ना। हाँ ठीक है ना, नहीं वरना तो क्लासरूम के अंदर तो मैं आपको इमेजिन करवा के पढ़ा सकता हूँ। हाँ क्लासरूम में बराबर है, लेकिन वो आपकी अभी ऑनलाइन होगा तो फिर वीडियो लेके प्रेजेंट करके वो तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, या प्रेजेंटेशन PPT से पढ़ा दूंगा बेटा। ठीक है, ओके हाँ सर, सर, बाय सर। ओके सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। चल निकलो।